तो प्यारे बच्चों लास्ट टाइम हमारा हुआ था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हाँ, उसको बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि भाई ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है बच्चा, T2G नीचे होता है, याद है? ठीक है, और EG ऊपर की तरफ होता है। और वही अगर बच्चा मेरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो EG नीचे होगा और T2G ऊपर होगा। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, और मैंने बोला था कि ऐसा क्यों होता है, बराबर, क्योंकि टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री ऐसी है। मैंने बोला था ये तीन कौन से हैं बेटा जी, बिटवीन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस? बिटवीन द एक्सिस, और ये अलोंग द एक्सिस। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बिटवीन द एक्सिस लाइगेंड्स आते हैं। जिसके एक्सिस पे आएंगे वो सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा, मैंने बोला था अट्रैक्शन, फिर रिपल्सन, और फिर क्या होगा, दूर भाग जाएंगे, तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, बराबर, तो वो ऊपर चले जाएंगे। बताया था ना मैंने कि T2G ही क्यों गए टेट्राहेड्रल में ऊपर, क्योंकि टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री ऐसी है कि लाइगेंड्स किधर से अटैक करते हैं, वहां पे लाइगेंड्स का इंटरेक्शन मेटल के साथ किस साइड से हो रहा, बोलना बेटा, बिटवीन द एक्सिस। इसीलिए जो बिटवीन द एक्सिस है DXY कौन है बेटा, ये DXY, DYZ, DZX, ये बिटवीन द एक्सिस है। तो ये बिटवीन द एक्सिस वालों की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बराबर ना, रिपल्सन की वजह से। पहले अट्रैक्शन होगा फिर रिपल्सन होगा। तो ये ज्योमेट्री का है। अब एक डायग्राम बना भी है टेक्स्ट बुक में टेट्राहेड्रल बोल के आपके, है ना, क्यूब के फॉर्म में उन्होंने बना के टेट्राहेड्रल को बताया है कि देखो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री ऐसी है, और इसीलिए वहां पे क्या हो रहा है, वो बिटवीन द एक्सिस अटैक कर रहा है, और फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, वो T2G ऊपर चला जा रहा है। खैर आपसे इतना कुछ पूछेंगे नहीं वो, बस इतना याद रखो आप कि टेट्राहेड्रल के केस में बच्चा कहां जाएगा, टेट्राहेड्रल के केस में कहां जाएगा, T2G ऊपर रहेगा और EG नीचे रहेगा, और ऑक्टाहेड्रल के केस में, यस, ये बात क्लियर है। चलिए, हमने इसको फिलिंग करना भी सीखा था कि अगर D1 रहेंगे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 रहेंगे तो यहाँ 3 रहेंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 आएंगे तो डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो 4th यहीं पे पेयरिंग हो जाएगा, अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो ऊपर चला जाएगा, बराबर। और ये सेम कहानी यहाँ पे फिल करना है। ये बात क्लियर है, फिलिंग आ गई थी, ठीक है, पक्के से, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें फिलिंग में। अब सुनो, अब जो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिट हो रहा बच्चा, यहां पे जो D ऑर्बिटल हमारे थे 1 2 3 4 5, और ये बैरी सेंटर मैंने बताया था, इस लाइन को बोलते हैं बैरी सेंटर, याद है, बैरी सेंटर। अब बच्चा इसको मैंने बोला था डेल O बोलते हैं, स्प्लिटिंग पैरामीटर फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक। याद रखना डेल O को ना कभी कभी DQ ना यूनिट है, फिलहाल याद रखो, वो tan DQ के बराबर है, ठीक है, वो एक यूनिट है, बस फिलहाल के लिए याद रखो, इतना इनफ है आपके लिए, बाकी इसके बारे में उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू हो सकता है नीट JEE में CET में तरह से घुमा के दे दे DQ के फॉर्म में, तो टेंशन नहीं लेना, बस ये वैल्यू याद रखो, छोड़ो। अब आता हूं मैं आगे। आगे हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग CFT, बराबर ना, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को अफेक्ट करते हैं। CFS मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड है ना, उसकी स्प्लिटिंग पे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्रिस्टल है, इसकी स्प्लिटिंग हुई ऐसा, ठीक। अब यहां ध्यान दीजिए, पहला फैक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। अभी देखिए कभी कभी ना एग्जाम में दिमाग लगाना भी रहता है बच्चा, कभी कभी आपको दिमाग भी लगाना रहेगा। सर मतलब ये कि आपको 4 ऑप्शंस देंगे वो और पूछेंगे बताओ किसका डेल O ज्यादा है, और वैल्यू लिखी होगी वहां पे। अगर आपको निकालना नहीं भी आता है, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में CFSE कैलकुलेशन पढ़ना नहीं है, ठीक है, देखता हूं मैं, अगर टाइम मिला तो मैं CFSE कैलकुलेशन बता देता हूं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लेकिन नीट JEE में पढ़ना रहता है CFSE कैलकुलेशन। अब CFSE कैलकुलेशन से अपन निकाल सकते चीजों को, लेकिन अगर वो CFSE कैलकुलेशन नहीं भी निकालोगे तो उसके बिना भी काम हो जाएगा इसके बेसिस पे, लेकिन जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन में काम हो जाएगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। तो अगर वैल्यू ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा कब होगी, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड रहेंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, बताया था। अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो क्या होगा, उनके बीच में एनर्जी ज्यादा भागेगा ना,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा, रिपल्सन ज्यादा करेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एकदम जस्ट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्यों स्प्लिन ज्यादा करते हैं, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है ना, उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, बहुत ज्यादा करीब आएंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो याद रखना, अगर समझा तो ठीक है, नहीं तो याद रख लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो भी होंगे बेटा जी, वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा करेंगे। तो CFS क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू ज्यादा होगी किसकी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। समझा, तो डेलो की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसके केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में डेलो जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और वीक फील्ड लाइगेंड के केस में CFS, या बोलो CFSA क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, E फॉर एनर्जी, E फॉर एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये कम हो जाएगी। डेलो का पैरामीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिपेंड कर रहा कि नहीं कर रहा, कितनी एनर्जी है, कितना एनर्जी गैप है, किस पे डिपेंड कर रहा, लाइगेंड्स की स्ट्रेंथ पे। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो गैप ज्यादा होगा, अगर वो वीक फील्ड लाइगेंड है तो गैप कम होगा। क्लियर है। दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है उनका CFS ज्यादा। फिर से ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोल लो या डेलो। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो CFS ज्यादा, डेलो ज्यादा। एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं लिख रहा हूं यहां पे Fe3+ और एक लिख रहा हूं Fe4+। तो ऑक्सीडेशन नंबर Fe4+ ज्यादा है, तो इसके साथ जो कंपाउंड रहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, अगर मान लो इसके साथ वीक लिगेंड भी रहा ना, अगर वीक लिगेंड, तो वो भी स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा कर देगा। स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव करने का मतलब क्या है, वो लिगेंड के काफी नजदीक गया और उसके बीच में पहले अट्रैक्शन की वजह से नजदीक गया, फिर रिपल्सन हो गया और वो दूर भाग गया, बराबर। तो याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहता है तो वीक फील्ड को भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना देता है। ऑक्सीडेशन नंबर की ये खास बात है, समझ में आ रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे। मैं सिर्फ बोर्ड्स तक का ही चीजें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, मतलब नीट JEE में पूरा डेप्थ तक नहीं जा रहा भाई, उसके लिए अच्छा खासा लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, टाइम भी चाहिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं, बराबर। बोर्ड्स लेवल पे CET लेवल पे आपका एकदम बेहतरीन तरीके से काम हो गया है, उसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करोगे तो CFS इंक्रीज होगा। तो ये दो फैक्टर्स है जो ध्यान में रखो आप, कैसे कैसे CFS बढ़ेगी। अब देखो, अब मैं लास्ट टाइम कलर की बात कर रहा था, मैं फिर से एक बार कलर की बात को दोहराता हूं कि भाई वो कलर क्यों दिखाते हैं। मैंने बोला था DD ट्रांजिशन, जो मैंने आपको D ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ा रखा है, मैं फिर से एक बार बताता हूं। कोई एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल है वही मैं ले रहा हूं, TiH2O6 3+, इन्होंने ये एग्जांपल लिया, मैं भी ये एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। TiH2O6 3+, बेटा सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो भाई ये X, ये 0, ये 3, तो क्या हो जाएगा X + 0 = +3, X की वैल्यू +3 यानी कि Ti+3, और टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 22 है तो क्या होगा 3D2 4s2, और 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 यहां से और एक यहां से, तो कितना बचेगा 3D1। तो अगर 3D1 बचा और कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, देखो 6 है, अरे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रल है तो D1 में कैसे फिल करेंगे, ये D1 में फिल कर दो, बराबर। अब जैसे आपने D1 में फिल किया, बराबर, अब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करेगा, बराबर, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पे जंप करेगा तो इस D से इस D में गया, ये भी तो D का ही पार्ट है, ये भी D का ही पार्ट है, तो एक D से दूसरे D में जाने को बोलते हैं DD ट्रांजिशन, बराबर। तो ये बेटा एक्साइटेड स्टेट में वहां पे चला गया। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, Ti3+ कब बना, जब मैंने एनर्जी दी। आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़े होंगे, जब भी किसी भी एलिमेंट का एटम को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो हमने
इसको एनर्जी दिया तभी 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रॉन एटम को हीट दिया, गर्म किया, एनर्जी दी, एनर्जी देने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो, लेकिन वो वापस से स्टेबल होना चाहता, बराबर, तो वापस से वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहेगा। अरे बात समझ में आ रहा है? एक्साइटेड स्टेट में तो वो वहां पे चला गया, लेकिन वापस से ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। तो जैसे वो वापस आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ लैम्डा। अरे बेटा हम जानते हैं विव जियोर नाम की चीज हम सुने हैं अपनी जिंदगी में कि नहीं? हम जानते हैं कि रेड का लगभग 750 नैनोमीटर होता है वेवलेंथ, और इसका लगभग 350 नैनोमीटर होता है वायलेट का। तो वेवलेंथ इसकी बढ़ती है, ये विजिबल रीजन है, ये कलर अपने को दिखाई देते हैं जो रेनबो में होता है। इसके ऊपर का वेवलेंथ की चीजों को हम नहीं देख सकते, और इसके नीचे के वेवलेंथ की चीजों को नहीं देख सकते। वेव तो पढ़े होगे, वेव का लेंथ जिसको लैम्बडा से दिखाते हैं, लैम्बडा नहीं पढ़े तो भी बता दे रहा हूं मैं, समझ लो इतना इतना ही काफी कि भैया लैम्बडा 750 नैनोमीटर। और ये जो ये होता है ना वेव, ऐसे इस तरीके से चलता है बेटा, ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो ये जो होता है ना लेंथ, यहां से यहां तक के लेंथ को हम लोग बोलते हैं लैम्बडा वेव लेंथ। उस ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्बडा वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ अगर 750 रहेगा या 350, इनके बीच का रेंज का रहेगा, तो अपने को कोई चीज दिखाई देगी। मान लो यहाँ से कोई जैसे अल्ट्रा वायलेट रे या रेडियो वेव, जिससे हमारा मोबाइल चलता है, काम होता है, टेलीविजन चलता है, मैसेज वगैरह जो आता है वो सब क्या, कौन सा वेव है? रेडियो वेव। रिमोट में होता है कौन सा? यूवी रेडिएशन, रिमोट चलाते हो तो ये दिखता है क्या तुमको? नहीं दिखता है अपने को। क्यों? क्योंकि इन रेंज से बाहर है, अपने को ये दिखता है। तो वो विजिबल रेंज में कोई ना कोई वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज करता है, बराबर। तो ये वाला मेरे ख्याल से इसका ब्लू है ना, TiH263+, मेरे ख्याल से ब्लू है। मैं देखो आगे आगे TiH263+, लास्ट में रहेगा वॉलेट है, वही ब्लू के आसपास वॉलेट। तो भाई इसका कलर वॉलेट है। सर कलर रटना है क्या? नहीं भाई, कलर क्या को रटना है? रटना रहता तो मैं तुमसे पूछता क्या? वायलेट। अब क्यों वायलेट? क्योंकि जब यहां से एनर्जी रिलीज हुई तो उसका वेवलेंथ कितना था? 350 नैनोमीटर था, इसलिए इसका कलर कैसा है? वायलेट। तो आया समझ में? तो भाई इस तरह से कलर की कहानी है जो हमने देखा था। और मैंने आपको कलर थ्योरी पढ़ाई थी, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट्री अपन ने डब्बा बनाया था, याद है? इस तरीके से ऐसा गोल बनाया था, और यहाँ पे अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री खेला था, याद है? ब्लू का उल्टा ऑरेंज था, ग्रीन का उल्टा रेड था, है ना, ग्रीन के कॉम्प्लीमेंट्री रेड। और क्या बचा तुम्हारा? वॉलेट। और क्या बचा? येलो। वॉलेट का कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा उल्टा सीधा लिख दिया मैंने। वॉलेट का यहाँ है ना उल्टा, येलो। ऑरेंज का क्या बोलते हैं? रेड, नहीं सॉरी, ब्लू का ऑरेंज, और ग्रीन का रेड, ठीक है, और वॉलेट का येलो, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में होता है, मतलब अगर वेवलेंथ इसका दिखेगा तो अपने को कलर ये दिखेगा, ये दिखेगा तो कलर अपने को ये दिखेगा, अगर ये दिखेगा तो कलर अपने को ये दिखेगा, क्योंकि कलर जो होता है ना वो रिफ्लेक्शन के बाद दिखता है अपने को। तो जो कलर रिफ्लेक्ट होगा अपने को वही दिखेगा। तो इसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर की थ्योरी जो हमने डी ब्लॉक में देखा था बच्चा, ट्रांजिशन मैंने पढ़ाया था। तो ये था कि भाई कौन कौन सा क्या है, किस किस फैक्टर पे, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग आप बोल सकते हो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता, इस पे और इस पे, ठीक है। एक छोटा सा बता देता हूं मैं, CFSE निकालने का तरीका बता देता हूं, ठीक है, ये भी बताता हूं। देखो एकदम आसान है, लोग फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूले से रटाते हैं, अपन फॉर्मूला लिखेंगे ही। फॉर्मूला क्या होता है वो अपने को सीखना ही नहीं है, ठीक। जैसे मान लो इसका मुझे बोला गया कि तुम निकालो CFSE एनर्जी कितनी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो देखो मैं क्या करूंगा, आप जानते हो बेटा ये जो नीचे वाला है मैंने इसको क्या बोला था, -2/5, कि नीचे 3 है तो 2, ऊपर 2 है तो 3, प्लस 3/5 ले लो, ये वैल्यू, ये पैरामीटर, हाँ, और ये वाला -2/5। तो बेटा जी T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो -2/5 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन,
फिर प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स में, 0, इसमें 0 है ना भाई, D1 में एक ही यहीं पे आएगा ना, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू सॉरी 3/5 वैल्यू है ना उसकी, डेलो भी लिखना है, डेलो 2/5 डेलो इंटू 1, 3/5 डेलो इंटू 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 2/5 डेलो, तो इसकी CFSE कितनी आएगी, -0.4 डेलो। अगर D1 रहेगा तो कितना आएगा, -0.4 डेलो। समझा कैलकुलेशन कैसे किया? मान लो अगर D2 रहता, यहाँ पे D2 रहता, तो भैया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और इसमें 0 है तो 0 रहता, तो ये 2 2 4 हो जाता, फिर 0.8 हो जाता, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर। अगर मान लो ऐसा 1 2 3 और ये 4 है, तो क्या करोगे भाई, नीचे इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो वैल्यू क्या आएगी, 3 2 -6/5 डेलो प्लस 3/5 डेलो, इट विल बी प्लस -3/5 डेलो, इट विल बी -0.6 डेलो। आया बात समझ में? इस तरीके से निकालते हैं, नीट जेडबली में आपके लिए काम फायदेमंद हो जाएगा, काम आ जाएगा, देखना नीट में आया हुआ है, PYQ में आप चेक कर लेना, आ जाएगा, आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है? तो 2 मिनट का काम था, मैंने बताया फॉर्मूला रिटर्न, अलग अलग फॉर्मूला, तुम गंदे गंदे फॉर्मूला देते हैं लोग, बच्चे डर जाते हैं, भैया बाप रे फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला याद करना किया, मैंने करवाया फॉर्मूला याद, तरीका है ना, फॉर्मूला नहीं याद रखने का, एग्जाम्पल देखो डायरेक्ट दिमाग में डालो, एक आध एग्जाम्पल बस करने को। आया बात समझ में? तो ये था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बराबर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और उसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, और उसके बाद यूजेस बचेगा, बेटा वो आप खुद से पढ़ लेना, थ्योरी है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैंने छोटा मोटा बात बताया था आपको कि मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, इसका अलग कैटलिस्ट में इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्लेक्सेस है, और ये कलर दे रहा है तो किसी चीज को कलर करने में डाई वगैरह में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यही सब किताबें कहानी में, यही सब कहानी बोल रहा हूँ, किताबें कहानी में बोल रहा हूँ, कहानी किताबें में लिखी होगी, हाँ बात समझ में? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी अपन स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस CFT के ऊपर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर, जो एग्जाम में आ सकते हैं या आपको पूछ लेगा तो कैसे बताओगे, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बोलो तो बेटा क्वेश्चन बोलो तो, मैं पहले वो एक्सप्लेन कर दूं। क्या फिर से? क्रिस्टल फील्ड ऑर्बिटल उसने स्केच करने के लिए बोला, ड्रॉ करने के लिए बोला, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, क्या है कॉम्प्लेक्स का बताओ, NiEn 3 प्लस 2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स है, बोला इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ डी ऑर्बिटल का, वही जो अपन जो सीखे थे ना, उसी का नाम एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी को तो किसका एनर्जी कम है, किसका एनर्जी ज्यादा है, डी का था। सबसे पहला काम x 0, x इज इक्वल टू +2, डायरेक्टली टू Ni2 प्लस, निकल का एटॉमिक नंबर 28, ठीक है, तो क्या होगा बेटा 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से ये 0 हो जाएगा। अब d में 8 है, तो देखियो पहले तो d बना भाई, पहले तो d बना भाई, 1 2 3 4 5 बनाया, अब d में 8 फिल कर दियो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब d क्या होगा भाई, स्प्लिट करेगा लिगैंड की थ्योरी में आते हुए, हाँ लिगैंड की प्रेजेंस में आते हुए, किसमें T2G, हाँ और Eg, एक टूटेगा T2G और एक Eg, ये आपका Eg हो गया बेटा जी, और ये T2G हो गया, ये बैरी सेंटर, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डेल O, है ना, डेल O, और ये जो है वो कितना है भाई, +3/5 डेल O, और ये -2/5 डेल O, ठीक है, ये हम जानते हैं, डायग्राम ड्रॉ किया। अब D8 बोला, और ये En जो हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, हम जानते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, और मैंने पढ़ा है कि नाइट्रोजन डोनर एटम रहेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो भैया En हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, मतलब क्या करेगा ये, लो स्पिन यानी कि ये पेयरिंग करेगा, बराबर, तो पेयरिंग करा देना भैया, 1 2 3 4 5 6, है ना, पेयरिंग यहीं पे होगा, ऊपर नहीं जाएगा, जब ये भर जाएगा तब 7 8, बात समझ में आया?
7 8। तो भाई T2G में कितने हुए? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G में कितने? 6 और EG में कितने? 2। बस हो गया, ये करना है, ये क्वेश्चन था। टफ है? आसान है? चिंदी लग रहा है अभी डायग्राम? हाँ, जब फर्स्ट टाइम देखे होगे, जब तक पढ़े नहीं होगे बाप रे। हाँ, तो बहुत सारे लोग डरते हैं इससे, एकदम आसान है चिंदी। CFT क्लियर हुआ? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पक्के से समझ में आ गया? क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब आ जाए स्टेबिलिटी में, बाकी के 2 क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, एक बार बोल दो बेटा। Mn CN6 3 माइनस और अब ये काम आपके हैं, आपको करना है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ये वीक फील्ड लाइगेंड है, आप कर लेना। क्लियर है? चलो अब मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है भैया? कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल? कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। तो बेटा हम इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं 11th में, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, CBSE वालों ने आयनिक भी 11th में पढ़ लिया होगा। 12th वालों, स्टेट बोर्ड वालों को आयनिक इक्विलिब्रियम 12th में पढ़ना है। इक्विलिब्रियम के हिसाब से वो कहानी है, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए बेटा ये कोई एसिड है और ये एसिड H+ और A- में टूट रहा है, कोई दिक्कत? तो बच्चा हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। क्या को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कुछ नहीं होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है H+ इंटू A-। प्लीज यहाँ पे प्लस मत कर देना, ये प्लस देख कैसे उतार मत देना, इंटू प्लीज, और ये H, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इजी, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब सुनो, मैंने आपको बताया था अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये अच्छा एसिड होगा। मतलब ये स्टेबल होगा तो ये वापस नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ये वापस बन गया, ये वापस ये बन गया तो फिर से वही बन गया ना, तो एसिड अच्छा नहीं है। एसिड वो अच्छा होता है जो ज्यादा H+ देता है। हाँ, तो H+ के फॉर्म में ये स्टेबल होना चाहिए, वापस से इससे कंबाइन होकर ये नहीं बनना चाहिए, समझा? और वीक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता है, वो तुरंत कंबाइन होके, यानी कि वीक एसिड अगर रहता है तो वो 5% ही टूटता है, 95% इस डायरेक्शन में रहता है, तो ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इधर ज्यादा जाना चाह रहा। अगर यही उल्टा हो जाए, ये 95% हो और ये 5% हो, तब स्टेबल ज्यादा हो जाएगा क्योंकि H+ ज्यादा बनना चाहेगा और H+ ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। यानी कि मैं इस बिना पे बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट में जो भी चीज रहेगी अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो K ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और K ज्यादा तो स्टेबल ज्यादा। आ गया समझ में? मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टेबिलिटी ज्यादा। बात समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किसके बिना पे निकालेंगे? K के बिना पे। तो अभी अपन कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, देखो समझेगा धीरे धीरे। अब आपकी टेक्स्ट में उन्होंने दिया है, मान लो मेटल पे कोई चार्ज होगा, ठीक है? अब उन्होंने शायद A लिखा है, A+, A इज नंबर 2+, 3+, 4+, 5+, है ना? नंबर ऑफ लाइगेंड, कितने लाइगेंड है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, X-, X बोले तो नंबर 2-, 3-, 4-, 5, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हो, ABCD जो मर्जी करे। मेरे ख्याल से तुम्हारे टेक्स्ट बुक ने X ही लिया है ना बेटा, X लिया है ना, कुछ भी ले सकते हैं, मैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कर रहा हूं। अभी क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मेटल लाइगेंड का कॉम्प्लेक्स, यानी जैसे FeCN6 लिखते हो ना, वही MLN, N मतलब नंबर कितने, उसके बाद उसके ऊपर चार्ज लिखते हो, चार्ज लिखते हो, दोनों का चार्ज मिला के लिखते हो कितना चार्ज हुआ, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, A+ प्लस X-, है ना? कितना प्लस है कितना माइनस है, करेक्ट? ये बात समझ में आया? और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ लाइगेंड कितने हैं, बात समझ में आया? मतलब चार्ज कितना है। अरे एक बेहतरीन एग्जांपल, इसको छोड़ो, अगर ये समझा तो ठीक है, ना तो इसको छोड़ो। देखो यहाँ पे चुपचाप Fe2+, ठीक, यहाँ पे लाइगेंड CN6 लाइगेंड, और CN पे चार्ज कितना होता है, माइनस। याद है ना ये वाला कॉम्प्लेक्स FeCN6K4, अपना फेमस एग्जांपल K4 FeCN6। अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बेटा तो कितना आएगा, A+4, A+X,
x मान लो, ये -6 इक्वल टू 0, x -6 + 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2 आएगा ना बेटा, तो ये +2, ये Cn-6, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, FeCN6 क्या माइनस, हाँ तो कितना माइनस लिखते थे इस पे, देखो 2 + -6 माइनस ना, हाँ तो +2 -6 -4 आएगा, अरे -4 आएगा, आया समझ में, वही चीज को इन्होंने लिखा डरा के, हाँ तो भाई ये ऐसे भी लिख सकते हैं वो इसको NX माइनस, ऐसे NX फॉर्म में लिखा NX माइनस, देखा डरना मत, n मतलब कितना है भाई, कितना लिया गया, देखना यहाँ पे यार 6 माइनस है ना, यानी कि ये जो n रहेगा ये ऐड होता है ना, अरे 6 माइनस है ना ये, 6 माइनस, तो वही 6 +2 -6 क्या आया, FeCN6 4 माइनस, आया बेटा समझ में, कॉम्प्लेक्स इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ये सब इजी लगना चाहिए प्लीज, क्योंकि अगर इससे ज्यादा स्लो चलूंगा तो बेटा सिलेबस फिर टाइम पे हो नहीं पाएगा, आ गया समझ में। अब बताओ, अब मुझे क्या करना है, इसका इक्विलिब्रियम लिखना है, तो तुम लोग खेलोगे, चलो जल्दी बताओ, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या FeCN6 4 माइनस अपॉन Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cn, ये जो रहेगा वो पावर में चला जाता है, Cn माइनस इसके पावर में 6, ये जो रहता है ना वो पावर में चला जाता है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आया। अब बताओ ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये K की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बराबर, अगर K ज्यादा, K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो K ज्यादा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा, बात समझ में आया। अब उसी को तुम्हारी किताब ने एकदम डराने के लिए लिख दिया ऐसा कि K इज इक्वल टू MLNA प्लस, ठीक है, या प्लस A लिखो प्लस NX माइनस, हाँ ठीक है, ए प्लस लिख बाबा, A प्लस NX माइनस, कैसे भी लिख दे भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अपॉन क्या होगा MA प्लस, उसके बाद L पे X माइनस और ऊपर पावर N, समझा, एग्जाम्पल से करके कहे तो समझ में आया ना, आसान लगा ना, हाँ अब टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऐसे किया है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल से कराया, चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया ताकि टफ ना लगे। अब आपकी टेक्स्ट बुक में डेटा दिया हुआ है, 3 कॉम्प्लेक्स हैं, जरा कॉम्प्लेक्स बताओ बेटा कौन कौन से, AgCN है, एक AgCN है, एक CuCN है ना, और एक हाँ CuNH3, क्या है AgCN, AgCN2 और Cu में CuCN4 और CuNH3 6, कुछ चार्ज वगैरह, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ना, हाँ इस पे माइनस क्या, हाँ 2 माइनस, हाँ याद रखना पहले नंबर फिर साइन, पहले नंबर लिखने का फिर साइन, अगर आपने -2 लिख दिया तो बर्बाद हो जाओगे, 2 माइनस, पहले नंबर फिर साइन, पहले नंबर फिर साइन। अब उन्होंने K की कुछ भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, X Y Z व्हाटएवर, चलो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने को नहीं मालूम, चलो K की वैल्यू इनकी दी है, K की वैल्यू क्या दी जल्दी बता बेटा, इंटू 10 टू द पावर 18, इसकी 2 डेसिमल 0 10 पावर 27, माइनस में नहीं है ना, हाँ हाँ 33, अब देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है 33, तो ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल, अब आपको बोलेगा ABC 1 2 3, हमने क्या पढ़ा है, K ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा, आपको क्वेश्चन में दे देगा K की वैल्यू सबको दे देगा, पूछेगा बताओ विच इज मोस्ट स्टेबल, तो क्या बोलोगे 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 33 ज्यादा स्टेबल, 27 ये नंबर भाड़ में जाए, ये पावर देखना 33 27 18, बात समझ में आया, तो 3 2 1, एकदम आसान था, हो गया, स्टेबिलिटी खत्म। अब कौन कौन से फैक्टर पे स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, अब क्या देखने वाले हम लोग कि कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे स्टेबिलिटी
डिपेंड करता। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे स्टेबिलिटी डिपेंड करता? पहला फैक्टर है चार्ज टू साइज रेशियो। क्या है? चार्ज टू साइज रेशियो, ठीक, ऑफ मेटल आयंस। अब जो मेटल आयंस है उसका चार्ज टू साइज रेशियो क्या है? यानी कि आप लैटिस एनर्जी भी इसको बोलते हो। लैटिस एनर्जी में भी, लैटिस एनर्जी जो होता है वो भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। छोड़ो ये, इसको एक मिनट के लिए हटा दो, कंफ्यूज होगे तुम। चार्ज टू साइज रेशियो मतलब उस मेटल एटम का चार्ज क्या है और अपॉन साइज कितना है, बराबर इसका रेशियो जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय साइज की वैल्यू ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। सिर्फ चार्ज बनने से काम नहीं होगा, साइज कम होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या? चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज कम होना चाहिए। आया बात समझ में? चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो इसके लिए इरविंग विलियम, साइंटिस्ट का नाम है इरविंग विलियम ऑर्डर, उन्होंने एक छोटा सा ऑर्डर दिया है, ठीक है तो ऑर्डर ये काफी बड़ा, लेकिन मैं सिर्फ बोर्ड्स के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। Cu2+ की स्टेबिलिटी ज्यादा है, Na2+ है, देखो है Na2+। उसके बाद क्या दिया हुआ है? कोबाल्ट का दिया हुआ है Cu2+। फिर क्या दिया? फिर आपका Mn दिया होगा, Mn के बाद Pd, अच्छा सॉरी हाँ Cd2+, करेक्ट। हाँ, क्यों नहीं कॉफी मन करे, याद कर लो, ठीक है। क्यों नहीं कॉफी मन करे, कॉफी का क्यों नहीं मन कैसे नहीं करेगा आपको कॉफी पीने का? क्यों नहीं कॉफी मन करे, ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। सीईटी वगैरह में पूछ सकता है, नीट जेडे में थोड़ा बहुत, लेकिन बोर्ड्स में पूछना कम मुश्किल, लेकिन टेक्स्ट बुक में आपके है तो भाई पूछने की उम्मीद तो है ना, एकदम आसान है। इरविंग विलियम ऑर्डर क्या है? क्यों नहीं कॉफी मन करे। अब ये कैसे हुआ देखो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने ऐसे अरेंज क्यों किया, ये आपको याद भी नहीं रहेगा ना तो भी काम हो जाएगा। अपने को साइज पता होना चाहिए और चार्ज पता होना चाहिए। चार्ज दिख रहा है 2+ है, चलो कोबाल्ट को कंपेयर करते हैं और कैडमियम को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कैडमियम को कंपेयर करते हैं, कैडमियम, ठीक। अब कैडमियम कहां पे होता है बताओ? कैडमियम कहां पे होता है? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, याद है? D10 पे होता है वो, एकदम लास्ट में। 3D सीरीज के लास्ट में जिंक होता, 4D के कैडमियम और 5D के मर्क्यूरी, ठीक है। और कॉपर जो होता है बेटा वो यहाँ पे होता है, 3D के 29 होता है। अब आप जानते हो ऊपर से नीचे आ जाए तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नहीं, और यहाँ से ऊपर से नीचे तो जनरली इंक्रीज होता है, बराबर। यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मैंने पढ़ाया था आपको डी ब्लॉक में। तो कहने का मतलब मैं अगर बात करूं कॉपर और कैडमियम, तो इनमें से साइज किसकी बड़ी है? कैडमियम की साइज बड़ी है, बात समझ में आया? चार्ज दोनों का सेम है, लेकिन कैडमियम का साइज बड़ा है, कैडमियम का साइज बड़ा है, कॉपर का साइज छोटा है। चार्ज तो सेम हो गया, देखो साइज किसका छोटा? कॉपर का, तो स्टेबल कौन? कॉपर। समझ में आया क्या? क्लियर है? ये ऑर्डर इसी कॉन्सेप्ट पे है, ऑर्डर रटने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये ज्यादा लगता है इसलिए डायरेक्ट लोग रट लेते हैं अगर भूल गए कॉन्सेप्ट। अरे चार्ज अपॉन साइज, चार्ज ज्यादा साइज कम, चार्ज ज्यादा साइज कम, चार्ज ज्यादा साइज कम होगा तो स्टेबल। दूसरा, नेचर ऑफ लाइगेंड। दूसरा भैया लाइगेंड का नेचर कैसा है, मतलब बताओ, मतलब हाँ, यहां पे नेचर कहने का मतलब क्या?
बोलो। यस, वेरी गुड। बेसिसिटी, लाइगेंड का नेचर यहां पे बेसिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था कि लाइगेंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेसिक होगा, वो उतना अच्छा बेसिक होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यानी कोई भी लाइगेंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर ले रहा है, आसानी से डोनेट कर ले रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो गुड बेस है, अच्छा बेस है, तुरंत डोनेट कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता? बेस होता, लुईस के हिसाब से लुईस बेस, तो वो अच्छा बेस है, यानी कि उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बराबर। तो कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड अच्छे से बनेगा। तो जो जितना जल्दी लोन पेयर को डोनेट कर देगा उतना अच्छा बेसिक होगा। अगर उतना अच्छा बेसिक होगा, सामने वाला एसिड है तो अच्छे से एसिड से चिपक जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टेबल, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टेबल, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टेबल, हाँ स्टेबल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। आया बात समझ में? स्टेबल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। चैप्टर पूरी तरीके से स्वाहा, एकदम खत्म हो गया भाई। बहुत ईमानदारी के साथ पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। बस आपको एक काम दिया मैंने, एप्लीकेशन खुद से पढ़ना है। खुद से क्या? उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, डाई में यूज करते हैं, सारी चीजें तो मैंने बता ही दी है। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।